नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्दी इंडिया में। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो आज है शनिवार और हर शनिवार रविवार हम लाते हैं आपके लिए हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का ख्याल। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, आप में से ज़्यादातर लोग उससे वाकिफ़ होंगे। आज हम बात करेंगे कमर दर्द के बारे में, बैक पेन के बारे में। तो अलग अलग वजह इसकी होती हैं, कौन से वो कारण हैं जो बैक पेन के लिए जिम्मेदार हैं, कैसे आप बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही साथ अगर कमर दर्द से जूझ रहे हैं तो क्या करें, कौन सी बातों का ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आपकी भी कोई क्यूरोसिटी है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने किसी नज़दीकी के बारे में, अपने खुद के बारे में, तो फ़ोन लाइन्स भी हमारी खुली हुई है। आप फ़ोन करके समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, चूँकि हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है जो कि आपकी सारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की और सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखिए। कमर दर्द किसी को भी हो सकता है और लगभग हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी समय पीठ दर्द का अनुभव करता है। कमर दर्द की कई वजह हो सकती है, जैसे पीठ दर्द उन लोगों में ज्यादा आम है जिनके खाने पीने में पोषण की कमी है या विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग बिल्कुल भी शारीरिक व्यायाम नहीं करते, उनमें कमर दर्द आम है। कैलोरी और वसा से भरपूर आहार और निष्क्रिय जीवन शैली की वजह से मोटापा हो सकता है। इससे पीठ पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे एक ही मुद्रा में घंटों बैठना भी आपके लिए खतरनाक है। बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या और गंभीर हो सकती है, खास करके 45 साल की उम्र के बाद। पीठ दर्द के मामले में भी हम आनुवांशिकता फैक्टर को खारिज नहीं कर सकते। अगर आपके माता पिता में से किसी को ये समस्या गंभीर स्तर पर रही है, तो हो सकता है आप भी इसके शिकार हो जाएं। पीठ दर्द कई तरह के होते हैं। डॉक्टर और शोधकर्ताओं के मुताबिक कुछ दर्द अचानक होते हैं और कुछ दिनों से कई दिन तक रहते हैं, जबकि कुछ दर्द थोड़ा आराम करने पर ठीक हो जाते हैं। इस बीच कई दफा महिलाओं में देखा जाता है कि हर महीने आने वाले पीरियड्स के दौरान भी पीठ दर्द रहता है। पीठ दर्द एक खास जगह पर होने वाले स्थानीय दर्द से लेकर पूरी पीठ में फैलने वाले सामान्य दर्द तक हो सकता है। कभी कभी दर्द पीठ से दूर आपके शरीर के दूसरे हिस्सों, जैसे कि कमर के नीचे, पैर या पेट तक फैल जाता है। इस ओर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये गंभीर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत कर लेते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। इस बीच एक बार फिर से याद दिला दें कि कमर दर्द के विषय में आज बात कर रहे हैं। बैक पेन अगर आपको भी है या इससे जुड़ा कोई सवाल है, कोई क्यूरोसिटी है, तो आप जान सकते हैं। बस आपको फ़ोन घुमाना है। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश करें। हमारे साथ जो डॉक्टर जुड़े हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर वरुण भार्गव हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर सौम्य मित्तल हमारे साथ हैं और डॉक्टर नीरज त्रिपाठी हैं। इसके अलावा डॉक्टर राहुल कश्यप भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी डॉक्टर वरुण भार्गव से। डॉक्टर वरुण, क्यों होता है बैक पेन? देखिए, ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। मैं आपको अगर स्टैटिस्टिक्स दूं तो हर व्यक्ति को ये दर्द कभी ना कभी ज़िंदगी में महसूस होता है। यानी 80% पॉपुलेशन को कमर में दर्द होता है। नॉर्मली ये दर्द आमतौर पे सामान्य आराम से, सामान्य गोलियों से ठीक हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिनको हमें डॉक्टर्स को ख़ास तौर पे ध्यान देना पड़ता है, वो 5 से 10% केस होते हैं। और कमर दर्द आमतौर पे माना जाता है कि स्पाइन की वजह से होता है, स्पाइन की किसी बीमारी के वजह से होता है। लेकिन इसके अलावा मांसपेशी, ऐसा ही नहीं, मांसपेशी नहीं, पेट के अंदर पेनक्रियास जो है उसकी भी किसी बीमारी में भी हो सकता है, प्रोस्टेट की बीमारी में भी हो सकता है, किडनी की बीमारी में भी हो सकता है, और लेडीज़ के अंदर जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उसके अंदर भी, और यूट्रस में भी। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो किस परेशानी से है। और आजकल की ज़िंदगी में जैसे आपने बतलाया कि हमारा जो पोस्चर है, लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठे रहना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, इस कारण से हमारे पास बहुत यंग एज में ये मरीज आते हैं और ये लोग साधारण इलाज से ठीक हो जाते हैं। हमें डॉक्टर्स को ये देखना पड़ता है क्या वास्तविकता में हमें इनको आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और कुछ बीमारियां होती हैं जो सारे शरीर में होती हैं, जो कमर दर्द उसका एक पार्ट होता है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड,
इसमें बदन में सभी जगह दर्द रहता है, लेकिन कमर में ये अधिक रहता है क्योंकि ये वेट बियरिंग बोन की वजह से होता है। तो हमारे को पूरा देखना पड़ता है किस तरीके से। इसके अलावा रूमेटिक बीमारियां जो हड्डियों के अंदर आ जाती हैं, उन हड्डियों की बीमारी के कारण, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या दूसरी कोई हड्डी की बीमारी हो, उसकी वजह से। और इसके अलावा जैसे कैंसर है, उस बीमारी तक में वो कमर दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो एक अच्छे डॉक्टर को ये देखना पड़ता है, एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी होती है कि किस वजह से वो है और उस वजह का हमें समाधान निकालना पड़ता है। जी डॉक्टर राजेश, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब हम ये समझें कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। जैसे कि डॉक्टर वरुण ने जिक्र किया कि मैक्सिमम लोगों को कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, तो कब वो पॉइंट आता है या फिर वो ट्रिगर पॉइंट कहें या अलार्मिंग सिचुएशन कहें जब आपको लगता है कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हमारी ज़्यादा बढ़ सकती है? जब कमर दर्द स्टार्ट होता है किसी को, तो इनिशियली हम लोग, जैसे सर ने बताया अभी, कि पहले मेडिसिन्स वगैरह देते हैं उनको 1 वीक के लिए। पहले तो सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशंस में देखना होता है कि किस टाइप से और कितना इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद अलार्मिंग सिचुएशंस इन्वेस्टिगेशंस करके देखते हैं, मेडिसिन दे करके देखते हैं। अगर ठीक नहीं होता है तो उसको डॉक्टर से इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए। डॉक्टर राहुल, नॉर्मली जैसे हम कमर दर्द को घर में ही ठीक करने की कोशिश करते हैं, सो ये मैं जानना चाहूँगी तमाम दर्शकों की तरफ से कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ये मैं कब तय करूँ? अगर कमर दर्द मेरा 1 हफ्ता रहता है या फिर बीच बीच में होकर रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब कौन से वो पॉइंट्स हैं जब मुझे ये डिसाइड करना चाहिए कि अब ये राइट टाइम है, किसी डॉक्टर के पास जाना है? नहीं, कभी भी कमर दर्द आपको हो 1 या 2 दिन वेट करना चाहिए, 24 to 40 आवर्स। उसके बाद काफ़ी पेन यदि भी हो तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिर डॉक्टर अपने हिसाब से उसको देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट होगा या कुछ स्कैनिंग वगैरह करना हो या कुछ मेडिसिन दे के पहले देखते हैं। तो ऐसा इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि कुछ 2 से 3 दिन तक हो तो डॉक्टर के पास जाके इमीडिएटली उसका सलाह लेना चाहिए, घर में नहीं बैठे रहना चाहिए। तो ये सीरियस कंडीशन होने से पहले। तो ये कांस्टेंट हो, उस टाइम पे रुक रुक कर हो, मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें समझने की ज़रूरत है कि अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नहीं, पेन जब सीवियर हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कि अपने मन से क्या मेडिसिन आप लोगे, डॉक्टर की सलाह से लोगे तो बेहतर होगा। अपने हिसाब से वो देखेंगे जो मतलब कितनी दिक्कत है, कोई ट्रॉमा हुई या नहीं हुई, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी होती है। कुछ केसेस में इनमें तुरंत जाना चाहिए। अगर यदि पेशाब रुक जाता है, टट्टी का पता चलना बंद हो जाता है टट्टी का, तो वो एक इमरजेंसी होती है। या पाँव में एकदम से आपका उसमें वीकनेस आ जाए दोनों में, तो आपको, या एक वीकनेस जो नीचे से ऊपर बढ़ रही हो, तो इसमें आपको तुरंत वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसका इमरजेंसी में ही ठीक इलाज हो पाता है। डॉक्टर नीरज, चूंकि आप आयुर्वेद जा रहे हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि से आपको क्या लगता है, क्या वो कारण है शरीर में, क्या वो बदलाव हैं जो कमर दर्द के लिए जिम्मेदार हैं? एक्चुअली क्या ना, जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको देखने के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि जो मैक्सिमम पेशेंट्स होते हैं उनका एक तो न्यूट्रिशनल लेवल का इशू रहता है, दूसरा सिटिंग पोस्चर का बहुत बड़ा इशू है। आजकल जो वर्क कल्चर है, सपोज दैट ऐसा नहीं कि जो खाना कम जिनको मिल रहा है वही अनहेल्दी हैं थोड़ा सा। जैसे किसी एसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं और सुबह 10 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे निकल रहे हैं। मैंने ऐसे केसेस में मैक्सिमम देखा है कि उनको बैक एक होता है। कारण क्या है कि उनको सनलाइट नहीं मिलती और विटामिन डी डिफिशियंसी होती है, जिससे क्या होता है बोन कमज़ोर होने लगती हैं। इवन देन अब हम क्या देख रहे हैं कि जो पैटर्न थोड़ा सा और हटके है, ये जो बच्चे लगभग 12-13 साल, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि रूमेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो रूमेटिक होता है, कई बार रूमेटिक प्रॉब्लम ना होके बच्चों को डायरिया रहती है, लूज मोशन होने लगते हैं, तो उस केस में वो घर पे ट्रीटमेंट किया और सही हो गए, उनका पेट गड़बड़ रहने लगता है। अगर वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना रहते तो वो बच्चे भी कंप्लेन लेके आते हैं। मतलब आप उनको एज बार और जो वर्किंग कल्चर है उससे भी नहीं उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि जो बच्चों को मिल रहा है वो न्यूट्रिशनल इस तरह से मिल रहा है। हेल्दी लाइफस्टाइल, खाना सही से खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो बैक एक हो रहा है। लॉन्ग सिटिंग में एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जो बैठे रहते हैं उसकी वजह से कंप्रेशन आता है। तो एक ये है, और दूसरा जो डाइट का हमने बताया कि जो आजकल फास्ट फूड है, हम जब भी कोई भी चीज़ खाते हैं, सपोज एक एसिडिटी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कॉमन प्रॉब्लम ये देखी, जिनको एसिडिटी या जलन रहता है
और वो कंटिन्यूस एंटासिड लेना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं उनका क्या होता है, बॉडी में अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम होता है और हड्डियां भी वीक होने लगती हैं। तो ऐसे केसेस को जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि अपने ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि हम एसिडिटी को अगर मैनेज करते हैं तो लगभग 40-50% पेशेंट को रिलीफ ऐसे ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं पे अगर किसी को एसिडिटी ज़्यादा दिन तक रह रही है और आजकल बहुत कॉमन हो गया, यूज टू है, अपना एंटीसिड खा के काम चलाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लॉन्ग रन में ऐसे केसेस को ज़्यादा इशू जा रहे हैं। बच्चों में जिनको डायरिया रह रही है, पेट खराब रहे हैं या सीधे कहें सिंपल कोलाइटिस का इशू है, उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनमें क्या होगा कि आप डाइट पैटर्न से अगर देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा उनको, कि अर्ली स्टेज पे उनको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट लेंगे तो सही होगा। यानी कि बैक एक हो रहा है और उसके लिए आप सिंपल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और उसके काज को फाइंड आउट नहीं करते हैं। जैसे कि कोई भी बहुत लॉन्ग सिटिंग है, डॉक्टर साहब ने बताया लूज मोशन है, आप किसी को यूरिन नहीं हो रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ऐसी कंडीशन में स्टूल कंट्रोल करने में उसको दिक्कत हो रही है, तो क्या होता है वहाँ पे हो सकता है कोई नर्व डैमेज हो जाए, तो उस स्टेज में आपको डॉक्टर से मिलना है। लेकिन अगर छोटी हल्की पेन हो रही है और उसमें सिंपल 1-2 दिन अगर मसाज करते हैं, 2 से 3 दिन का अगर 24 घंटे में रिलीफ मिल जाता है तो इशू नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग रन में परसिस्ट करता है, जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो रोज़ उनको बैठना होता है, स्कूल में जाके आपको 6 से 6 घंटे बैठने हैं उनको, या बाद में भी पढ़ते हैं तो उसके लिए बैठना है, तो अगर वो बच्चा कंप्लेन कर रहा है तो उसे इग्नोर ना करें, उसकी डाइट पैटर्न को देखें। और उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो हमारे न्यूट्रिशन लेवल में ऐसी चीज़ें डाइट हैं, जैसे दही हो गया जिसमें विटामिन डी डिफिशियंसी जो कम होता है, सब आप सप्लीमेंट उसको मिल सकते हैं। डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप जैसे नॉन वेज जो यूज करते हैं उसमें फ़िश हो गया, ऐसी चीज़ें जो हैं विटामिन डी को बॉडी में मेंटेन कराती हैं। और खाने में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन लेवल वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि आयुर्वेद से केवल कमर दर्द में रीज़न क्या हो सकते हैं और उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो वो तो एक डाइटरी पैटर्न हो गया। लेकिन जो रेगुलर लाइफ में पेन आ रहे हैं हमारी लाइफ में, यानी कि कमर का दर्द अगर और देखें, इसमें 2-3 पैटर्न और मिलते हैं कि एक लोकलाइज्ड पेन होता है, एक पेन रिफर्ड करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो क्या होता है वहाँ पे कंप्रेशन पता चलना शुरू होता है। और ऐसे पेन अगर आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे कि आपका जो नीचे वाला पेन है वो जल्दी ठीक हो जाता है और लोकलाइज बैक में रह जाता है। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में जनरली देखते हैं कि L4 L5 में कंप्रेशंस मिलते हैं, हल्के सा डिस्क बल जाती है। अगर उनको उस स्टेज में एक्सरसाइज और प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसे इजीली मैनेज किया जा सकता है। दूसरा जो सिटिंग लॉन्ग पोस्चर है, अगर उसे हम लंबे समय तक इस तरह से सिटिंग उसी पोस्चर में चल रहे हैं और उसको नहीं हटाएंगे, आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। अब काम तो छोड़ नहीं सकते, इसके लिए बहुत सारे योगा होते हैं, यानी कि आप अगर कहीं पर लगातार 2 घंटे से ज़्यादा के लिए बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे हैं, और अगर 2 घंटे के बाद उठ के कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो कर सकते हैं, जो मसल और जो स्पाइन की मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देती है, जिससे कि डिस्क बल्ज और जो कंप्रेशन होते हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है और इन्हें रोका जा सकता है इजली। डॉक्टर वरुण, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कमर दर्द का कोई परमानेंट सोल्यूशन भी है अगर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं? साथ ही साथ फौरी तौर पर अगर किसी को ये शिकायत लगती है, किस डॉक्टर से कंसल्ट करें? क्या वो पहले फिजिशियन के पास जाए या फिर एक्सपर्ट के पास जाए? इस विषय में ज़रा दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि काफ़ी स्पेशलिस्ट होते हैं स्पाइन के जो कमर दर्द को देखते हैं। कुछ लोग सिर्फ स्पाइन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो या तो वो ऑर्थोपेडिशियन हो सकते हैं या न्यूरोसर्जन हो सकते हैं, जो सिर्फ स्पाइन में स्पेशलिस्ट होते हैं। न्यूरोसर्जन सभी लोग स्पाइन करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी काफ़ी कोई करते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि आपको यदि नहीं मिल रहा कोई व्यक्ति जो आपके इसको डायरेक्टली देखे, तो ऐसा नहीं है कि आप जनरल फिजिशियन को नहीं दिखला सकते। जनरल जो डॉक्टर है उसके पास भी जाएंगे तो कुछ इन्वेस्टिगेशन वो कर लेगा। और आज के दिन में हिंदुस्तान में पूरे में ही सीटी स्कैन और एमआरआई साधारण परिस्थितियों में हो जाता है, वो चाहिए हो। लेकिन इसके अलावा खून की कई सारी जांच होती हैं जो उसके साथ में करानी ज़रूरी होती है। और कई बार लोग डर के मारे नहीं जाते शायद मेरा ऑपरेशन नहीं हो जाए, ऐसा नहीं है। 95 to 98% केसेस में ऑपरेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है।
और जो सिंपल केसेस होते हैं उसमें हम लोगों का ये ट्रेंड है कि कहा जाता है कि 6 से 8 हफ्ते आप दवाई देके देखें अगर मरीज अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर डर के कारण वो व्यक्ति नहीं जाएगा, तो वो पाँव में उसके वीकनेस परमानेंट रह जाएगी, टट्टी पेशाब उसका अपने आप रुक जाएगा या निकल नहीं पाएगा, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी जो है वो एक चारपाई पे ही रहने वाली हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में केवल यही शंका हो कि शायद मेरा ऑपरेशन नहीं हो जाए, मैं डॉक्टर, तो उस चीज़ को ना करें, आप जाएं। और बहुत सारे इलाज हैं। कुछ केस होते हैं जिनके अंदर हमारे को धीरे 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 कमर में दर्द बढ़ता है, उसमें 2, 5, 10 साल लग जाते हैं। आदमी दर्द की गोली खाता रहता है, इन्वेस्टिगेट नहीं कराता। ऐसा केसेस में होता है जिसमें स्पाइन में ट्यूमर होते हैं, तो उस केस के अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेट करा लेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको आराम लेने के लिए ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, जो कुछ रोमेटिक केसेस होते हैं। लेकिन ऐसे केसेस की प्रतिशत बहुत कम है जिसमें आपको साधारणतः 95% लोगों से के अंदर हम दवा देते हैं, और दवा देने के बाद में वो व्यक्ति सामान्य ज़िंदगी पूरा आराम से, जब भी उसे हो सकता है बीच में ज़रूरत पड़े, लेकिन सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है दिल्ली से, रेखा जोशी जी। रेखा जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। जी, मैं ना एक बार पार्क पहले तो मेरा ना घुटना अटक गया और मैं 15। रेखा जी, अपना सवाल जरा दोहरा दीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ हाँ रही है। जी, मैं ना काफी टाइम पहले पार्क में जा रही थी तो मेरा ना घुटना अटक गया और नहीं ले पाई। उसके बाद बड़ी मुश्किल। जी, आपका घुटना अटक गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, हेलो। हाँ, आप बोलिए बोलिए, बात रखिए अपनी। आप पार्क में गई थी, वहाँ पे आपका घुटना अटक गया। हाँ, उसके मेरा बाद- ना घुटना अटक गया, जैसे नस चढ़ जाती है। और फिर मैं घर आई, ऑर्थोपेडिक को दिखाया तो मेरा MRI हुआ, तो उसमें मेरी L4, L5 स्पाइन में थी ना, उसमें दिक्कत आई थी। लेकिन अब जो है ना, अब मुझे बड़ा प्रोसेस है। अब आपको तो ऑस्टियोपोरोसिस है मेरे जी। को, बहुत जबरदस्त। जी हाँ, तो अब तो मीडिया हो गया, अब ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बताइए जी इससे क्या रिलेशन है? जी, डॉक्टर सौम्य मित्तल, आप सुन पाए हैं सवाल? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, मैडम के केस में 2-3 चीजें हैं। देखिए, एक तो इन्होंने बोला L4, L5 में इनको दिक्कत बताई गई है। L4, L5 में ज्यादातर डिस्क की समस्या होती है, और डिस्क की समस्या जो है वहाँ पे एक नर्व दबती है हमारी, जिसकी वजह से पैर जो है वहाँ पे जो नर्व जा रही होती है उसमें कंप्रेशन आता है। अब जब ये कंप्रेशन आता है तो उसकी वजह से जो सबसे कॉमन पेन होता है वो होता है रेडिएटिंग पेन, जिसको आमतौर पर हम सियाटिका बोलते हैं। और ज्यादा दूसरी चीज होती है कि उस पैर में सुनपना झंझनाहट हो रही होती है। घुटना अटकना, या तो इनको उस समय काफी तेज दर्द रहा है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई है। दूसरी समस्या ये भी हो सकती है कि इनकी जो पैर की मांसपेशियां हो रही हो उसमें कमजोरी हो रही हो। तो दोनों ही कंडीशंस में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अब एग्जैक्टली कौन सी इनको दिक्कत है वो देखने के लिए एक एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, और हमारा MRI देखना बहुत जरूरी है कि L4, L5 में जो डिस्क है वो कितनी नर्व को दबा रही है, क्योंकि L4, L5 एक कॉमन एरिया है जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम 90% लोगों को देखें जिनको बैकएक होता है, तो ऑलमोस्ट किसी ना किसी को MRI कराने जाएंगे तो वो L4, L5 की डिस्क निकल आएगी। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनको उस चीज से पेन है। तो घुटने के अकड़ने की वजह घुटने इटसेल्फ में हो सकती है, घुटने के पास जो मांसपेशियां जा रही है वो हो सकती है, और जैसे उन्होंने कहा L4, L5 की जो डिस्क है तीनों हो सकती हैं। तो एग्जैक्टली कहाँ पे है वो एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद ही हमें फाइनल कमेंट दिया जा सकता है कि क्या इनको वजह है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, शीबा हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। शीबा, आप हमें सुन पा रही हैं तो अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे ना घुटनों में दर्द है, घुटनों में, जी, दोनों पैरों के। डॉक्टर राजेश प्रसाद गुप्ता। घुटना में दर्द है आपको, आपका एज कितना है सबसे पहले?
जी मेरी उम्र होगी 45 साल। अच्छा, 45 साल। सबसे पहले 45 साल के एज में एक तो एक्सरे करके देखना होगा, और यूजुअली अर्थराइटिक चेंजेस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस सब चेंजेस वो 55-60 के बाद ज़्यादा होता है। रेयरली कभी किसी को 45 में होता है। अगर और एक्सरे में सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जैसे एक्सरे करने का मतलब ये होता है कि हम उसमें घुटना को ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर घुटना का एक्सरे आपका नॉर्मल आता है तब उसमें रिमेटॉइड की वजह से भी कभी कभी अर्थराइटिस की वजह से भी दर्द होता है, तो उस प्रोफाइल के लिए NT-CCP, RA फैक्टर, ये सब इन्वेस्टिगेशंस करना होगा। तो इससे हम नतीजा पे पहुंचेंगे क्यों दर्द हो रहा है आपको। 45 के एज में दर्द होने का एक और रीज़न होता है कि अगर आपको पहले कोई इंजरी हुआ है घुटना में, कभी कोई ट्विस्टिंग इंजरीज, कभी गिरे हो या किसी ढंग का कुछ। डॉक्टर फोन डिस्कनेक्ट हो गया जी। अभी जा रही है नहीं, फोन डिस्कनेक्ट मतलब उनका डिस्कनेक्ट हो गया, आप बात रखिए। तो इस कंडीशन में कभी कभी ये सब चीज़ करने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल रहता है, एक्सरे नॉर्मल आता है, रेयरली मेनिस्कस इंजरीज वगैरह होता है। तो मेनिस्कस इंजरी, मेनिस्कस क्या होता है, दोनों जॉइंट्स के बीच में, यानी ऊपर का बोन फीमर बोन बोलते हैं और नीचे वाला टिबिया बोन बोलते हैं, दोनों के बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो रेयरली कभी कभी मेनिस्कस इंजरीज की वजह से भी ये दर्द होता है, तो उस कंडीशन में फिर हम MRI करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर वो निकलता है तो फिर उसमें ऑर्थोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, जो की होल सर्जरी एक होता है, तो उसे उस पार्ट को अगर रिपेयर करने लायक है तो उसको रिपेयर करते हैं, नहीं तो उसको मेनिसेक्टोमी बोलते हैं, उस पार्ट को रिसेव कर दिया जाता है बेसिकली, तब आप रिलीफ पा सकते हैं उससे सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से अगर आपकी भी कुछ समस्याएं हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं हमारे शो में। फोन लाइन हमारी खुली हुई, एक्सपर्ट हमारे लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होने, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हेल्दी इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया और आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन के विषय में। कमर दर्द जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आप में से अगर कोई इससे जूझ रहा है या फिर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल है, क्यूरोसिटी है, तो फोन लाइन हमारी खुली हुई है, आप फोन करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। डॉक्टर राहुल कश्यप से मैं जानना चाहूँगी, डॉक्टर कई दफ़ा देखा जाता है कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी जो है बैक पेन होता है, जैसे कि अक्सर अगर हम देखें मेंसेस के दौरान भी बहुत सारी महिलाओं को बैक पेन का इशू रहता है। सो वो भी क्या कोई कंसर्न है, क्योंकि सबको नहीं रहता है, कुछ को रहता है? हाँ, वो एक कंसर्न है जी। और इस कंडीशन में आपको एक गायनिकोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेना चाहिए। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है उसमें बैक पेन सीवियर हो रहा है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, टाइम पे गायनिकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, स्क्रीनिंग वो करके देखना चाहिए, अल्ट्रासाउंड रूटीन होना चाहिए, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, मोहम्मद हाजी बेंगलोर से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए अपना। थैंक यू वेरी मच मैम। जी मैम एक्चुअली मुझे लेफ्ट हैंड में एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी में टिंगलिंग सेंसेशन होता है, कभी कभी पेन होता है, अक्सर टिंगलिंग सेंसेशन होता है मेरा लेफ्ट ऑफ बॉडी में। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए गया था, तो उन्होंने बोला मुझे MRI निकलवाने के लिए, तो मैंने MRI निकलवाया मैडम, तो उसमें निकला मेरा C2 to C7 तक डिस्क में बल्जेस हैं एंड लास्ट में इवन L1 में भी L5 में भी लगे बल्जेस है। तो मैं जानना चाहता था डॉक्टर के तो इसका कोई उपाय या इलाज जिसका लाइक आइस से या फिर कुछ लोकल इलाज हो सकता है? जी, डॉक्टर सौम्य अगर आप सुन पाए हो इनकी समस्या। जी बस एक चीज, इनको हेमी बॉडी पेन है, आधे शरीर में रहता है या एक पैर में दिक्कत है? सर मेरे लेफ्ट हैंड में दिक्कत है एंड मेरे लेफ्ट पोर्शन ऑफ माय चेस्ट एंड बैक, तो वहाँ पे। और आपके सर्वाइकल में क्या निकला है? हमारे सर्वाइकल स्पाइन में क्या निकला है? सर C2 से C7 तक बल्जेस हैं करके, मीन्स डिस्क में लिटिल बल्जेस नोट किए हैं। देखिए वही है जो इनका हमने शायद पहले वाले केस में भी हमने डिस्कस किया था कि डिस्क के इशू है, डिस्क का प्रॉब्लम है, और ये डिस्क जो है ये काफ़ी जगह नर्व को दबाती है। जब ये नर्व को दबाती है तो जिस एरिया ऑफ द बॉडी में वो सप्लाई जा रहा है वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है। इसमें जो सोल्यूशन है मेडिकल भी है और उसमें जो दवाइयाँ हैं वो तो चलेंगी, साथ में एक रेगुलर सिकाई करना आपको एक बहुत अच्छा आराम दे सकता है। गर्म सिकाई काफ़ी कामगर होता है इस टाइप के पेन में, और साथ में फिजियोथेरेपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। किस लेवल का डिस्क है, कितना पेन है,
उस हिसाब से आपकी दवाई स्टेप अप करी जा सकती है, उस लेवल के हिसाब से हम आपकी दवाई को एडजस्ट कर सकते हैं। दवाई ज़्यादातर एक लो डोज से स्टार्ट करी जाती है और उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है। हाई डोज स्टार्ट करना एकदम से मुनासिब नहीं होता है। स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप एक सिकाई और फिजियोथेरेपी स्टार्ट करिए, ये चीज़ काफ़ी काम आती है और उस हिसाब से फिर हम आपकी जो दवाई है वो एक स्टार्ट करी जा सकती है। सर दवाई क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं, कोई मेडिसिन या सर दवाई के लिए पहले तो एग्जामिन करना पड़ता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, किस एरिया में प्रॉब्लम है। डायरेक्टली दवाई प्रिस्क्राइब कर देना किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होगा। बेटर रहेगा आप अपने आसपास जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं जो स्पाइन को डील करते हैं, उनसे आप एक बार मिलें और उनसे प्रॉपर्ली एग्जामिन होने के बाद दवाई चालू करें। डायरेक्टली दवाई चालू करना, ब्लाइंडली दवाई चालू करना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा इसके साथ। जी सर, टाइम बिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। टाइम बिंग के लिए आप फिजियोथेरेपी और सिकाई चालू करिए, बहुत अच्छा आराम मिलता है। काफ़ी लोग 2-3 दिन में उसी से इतना आराम मिल जाते हैं कि काफ़ी बार वो उसी से ठीक हो जाते हैं, अक्सर दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी जी सर, सिकाई सर्वाइकल स्पाइन करना है या फिर लेफ्ट बॉडी पे करना है? सिकाई अगर आपको देखिए हाथ में प्रॉब्लम आ रही है तो हाथ में जो नर्व जाती हैं वो जाती हैं हमारी गर्दन से। जो बॉडी में आती हैं वो एक डॉर्सल स्पाइन से आती है और जो पैर में जाती है वो लंबोसेक्रल स्पाइन से आती है। तो बेटर रहेगा कि गर्दन की तो आप करें, जिस एरिया में आपको दर्द हो रहा है वहाँ पे भी करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो स्पाइन की आपकी दिक्कत निकली है, डिस्क की जो दिक्कत निकली है, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन जो है वो सबसे फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो वहाँ पे डिस्क का प्रॉब्लम आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तब से वैसे भी आ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि हमें एक मसल में प्रॉब्लम हो, मस्कुलर इशू हो, मसल स्ट्रेन हो, तो उसकी वजह से हमें साथ में पेन आ रहा हो। तो जो गर्दन की वो है वो, और जिस एरिया में आपको दर्द है वहाँ पे आप सिकाई करिए और उस गर्दन की और इस एरिया की फिजियोथेरेपी पे आप फोकस करिए। जी 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 श्योर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स वेरी मच। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, अनुराधा चौरसिया जुड़ी है एमपी से। अनुराधा जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। चलिए अनुराधा जी का संपर्क टूट गया है, फिर से वो प्रयास कर सकती है हमारे साथ जुड़ने का। तमाम डॉक्टर हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर नीरज त्रिपाठी का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर नीरज, जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि कई कुछ केसेस में सिकाई से, फिजियोथेरेपी से भी आराम मिल जाता है। सो इन जनरल अगर कभी ऐसा लग रहा है किसी को, तो खुद से क्या वो संज्ञान ले सकता है कि जाके फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दें और फिजियोथेरेपिस्ट जो है कुछ आपको इस तरह ट्रीट कर दे टेम्परेरी कि आपको आराम मिले? जी, एक्चुअली क्या ऐसे केसेस में डिस्कस कर सकते हैं और उसका जैसे बताया कि आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एक जनरली आप जैसे इसको चाहेंगे तो कुछ चीज़ें मैनेज की जा सकती, जैसे कि अभी टिंगलिंग सेंसेशन उनको बता रहे हैं कि हाथ में आ रहा है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि पूरा नर्व का इन्वॉल्व है, कंप्रेशन हो रहा है। तो आप ये देखिए, अब सिंपल हम एक चीज़ उदाहरण देके बताते हैं, जैसे कि आदमी वेट लिफ्टिंग करता है या कुछ लोग अभी भी हेड के ऊपर बहुत सारा वेट लेके चलते हैं, तो होता क्या है, कंप्रेस देखिए कि जो डिस्क है क्या कभी कंप्रेस हो जाती है उस समय? नहीं होती है, क्योंकि उसकी बॉडी हेल्दी पार्ट में है। अभी क्या होता है, या तो हमारा पोस्चर गड़बड़ रहता है, एक साइड को हम बैठते रहते हैं और वो धीरे धीरे कंप्रेस हो रही है। तो कहने का मतलब अगर आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप अपने ये जो वेट है, वेट का गर्दन का, उसकी वजह से अगर कंप्रेशन आ रही है या कोई मसल वीक हुई है, तो अगर आप उसकी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं तो वो चीज़ में काफ़ी आराम मिल सकता है। जैसे कि सिकाई करने से क्या होगा कि वहाँ का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, हम जो खाते हैं न्यूट्रिएंट लेवल जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जी। अब क्या है कि हम मसल को स्ट्रेंथ कैसे करें, इसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत सारी एक्सरसाइज बताई जाती है। अब भी सिंपल सी एक चीज़ देखिए कि ये गर्दन को होता क्या है कि लोग उसको आइडिया नहीं होता करना क्या है, उन्होंने क्या करना, गर्दन घुमाना शुरू कर देते हैं। कई बार क्या होते हैं, कुछ ऑस्टियोफाइट्स होते हैं जो कि उसे इरोज करके उसको प्रॉब्लम को बढ़ा कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना है कि गर्दन को जो सर्वाइकल लोकल एक्सरसाइज बताई जाती हैं, लेफ्ट से इधर से दबा के, ताकि हमारी इस साइड के जो हम जोड़ देते हैं तो यहाँ की मसल उसको रोकती है, इधर को सब कंट्रोल करती है, तो क्या होता है उनमें पावर आती है। तो ऐसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो कुछ दिन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर मसल पावर आएगी और इसको फिर से वो अपनी जगह पे स्टेबल करता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि आप सिंपल अगर ऑयल की मसाज की तो बहुत तेज़ नहीं करनी चाहिए, हल्की करनी चाहिए गर्दन में, और सिकाई करने के जो बताया, और कई बार जो हार्ट मोमेंटेशन कर सकते हैं और एक्सरसाइज करने से ये धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है।
साथ में बेटर होगा कि अगर लंबा समय से परसिस्ट हो रहा है तो आप डॉक्टर से डिस्कस करें। अभी काम कर रहे हैं, गर्दन अकड़ गई थोड़ी देर के लिए, तो ऐसी कंडीशंस में आप उसको जो तरीके बता रहे हैं, आप उस कंडीशन में ये नहीं कि रोटेट करने वाली एक्सरसाइज ना करें, जो कि बहुत कॉमन है कि आप घुमाने वाले आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो वो जब ठीक हो जाए। कॉलर हमारे से जुड़े, ले लेते हैं। आगरा से हमारे साथ जय जुड़े हैं। जय, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी वाइफ 45 की एज में घुटने में दर्द हुआ जी। डॉक्टर राजेश जी, ये कह रहा हूँ मैं, मेरी वाइफ को 7 साल पहले घुटने में दर्द हुआ जी जी, और ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया, उन्होंने एक्सरे वगैरह कराया, MRI कराया, तो बताया कि इनके घुटने में गैप है, घुटने की सर्जरी करानी पड़ेगी और घुटना चेंज होगा। देखिए कितना 45 एज है सिर्फ जी, और घुटना में अगर आर्थराइटिक चेंजेस ज़्यादा है, यदि सपोज ग्रेड 4 है, तो उस कंडीशंस में नी रिप्लेसमेंट्स कराना चाहिए। और लेकिन जो हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं 45 थी लेकिन 52 है, 7 साल हो गए। अच्छा, अभी कितना एज है उसका? 52 है उनका जी, 52। अच्छा, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कितना आर्थराइटिक चेंजेज है। अगर बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली कराना चाहिए। नहीं लगता है कि हम 1-8 साल खींच सकते हैं तो खींचने का भी काम करना चाहिए, क्योंकि जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो जो उसका भी एक टाइम होता है। उसका टाइम कितना होता है? 12 साल से लेकर के 25 साल तक। तो अगर हम किसी का लेट एज में करते हैं, सपोज 60 के एज में करते हैं, आइडियल एज होता है नी रिप्लेसमेंट का 65 के आसपास लगभग, क्योंकि 65 में अगर हमने नी रिप्लेसमेंट किया तो 75 और 78 तक में सेकेंड रिवीजन करना पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी का एज कम है, 45 है या 50 है, तो उसमें फिर भी बोलते हैं कि अगर 1-8 साल खींच सकते हैं तो खींचिए आप। लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रहा है, खुद से नहीं चल पा रही है, घुटना बहुत खराब है, तो उस कंडीशंस में हम लोग करते हैं। मतलब जैसे मैंने मिनिमम 45 केस का नी रिप्लेसमेंट किया है और काफ़ी कंफर्टेबल है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा हो चुका है उनका। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े, झांसी से विवेक तिवारी है। विवेक जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, बोल रहा हूँ कि मेरे कमर में और मेरे पैर में, दाहिने पैर में ना दर्द होती बहुत जी। हाँ, घुटने के ऊपर से लगता है साट के सर का, तो उसका कोई इलाज है? मैंने दवा बहुत खाया लेकिन ठीक नहीं होता है मैडम। जी, डॉक्टर राहुल। जी, कमर में और पाँव में दर्द जा रहा है। डॉक्टर वरुण, आप बता दीजिए। अच्छा, ऐसा है कि जब आपके कमर में और इसमें दर्द हुआ तो जैसा कहते हैं कि दवा से हर कमर दर्द का इलाज नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये, कमर दर्द का कारण क्या है ये सबसे पहले ढूंढना पड़ता है, जिसके लिए जांच होती है। तो सभी वो जांच करानी चाहिए जिससे कमर दर्द का जब तक पता नहीं चल जाए। और ऐसा नहीं है कि हर मरीज को हम दवा देंगे वो ठीक हो जाएगा। कारण ये है कि यदि उसकी हड्डी में कमज़ोरी है और उस हड्डी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो उसकी अलग तरीके की दवाई है, अलग तरीके का इलाज है। अगर उसकी रोमेटिक कोई बीमारी है तो उसको रोमेटिज्म का इलाज देना पड़ता है। लेकिन इन सब में भी हमें कई बार सर्जरी करनी पड़ती है। यदि किसी की नस ब्लॉक हो गई है और कैनाल का स्टेनोसिस है, आप कितनी भी दवा दे लीजिए। जिसका मैं एग्जांपल देता हूं कि यदि कोई आपका हाथ ईंट के नीचे आ गया, आप दवा देंगे, उस हाथ के अंदर सूजन ख़त्म कर देंगे, उसके अंदर आप उसका दर्द ख़त्म कर देंगे दवा दे करके हाथ का, लेकिन जब तक वो ईंट हटेगी नहीं, इलाज नहीं होगा। तो सर्जरी में कई बार कंप्रेशन हो जाता है, तो इसलिए भी ये पता करना होता है कि ये क्या कारण है, क्या ये सर्जिकल तो नहीं है। आमतौर पे 8 हफ्ते तक हम दवा दे के देखते हैं, कुछ केसेस में कुछ ही दिन देते हैं, कुछ में हम कोशिश करते हैं कुछ महीने देख के देखते हैं। लेकिन अगर आपके कोई रोमेटिक बीमारी है तो उसको देखना पड़ता है। तो जो आपके पास में कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, न्यूरोसर्जन हो, उसके पास जाइए, पहले उसका करिए और फिर वो आपको बताएगा कि आपको मेडिसिन से इलाज होगा, फिजियोथेरेपी से इलाज होगा या कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपको लेनी है, उससे उसको शांति मिल जाएगी। लेकिन नॉर्मली सभी लोगों को दवा और दूसरे इलाज से मिल जाती है, लेकिन हमें पहले पता करना चाहिए क्या ये मरीज सिर्फ इन दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े दिल्ली से, जयशंकर है हमारे साथ। स्वागत है आपका और अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। 57 साल है और मैं पिछले 3 साल से साइटिका से पैरों में चलिए पूरे में परेशान हूँ। सर, एक बार अगर आप अपना सवाल दोहरा देते। जयशंकर जी। 57 साल उम्र है मेरी, पिछले 3 साल से साइटिका पेन में बहुत परेशान हूँ। मेरे पैरों में झंझनाहट आती है, पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है, पेन किलर खा के थोड़ा रिलीफ मिलता है
बहुत परेशान हूँ, साइटिका बताते डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर सौम्य। सर देखिए साइटिका है, हमने अभी तक कोई टेस्ट करा है इस चीज के लिए आपका? जयशंकर जी आपने कोई टेस्ट करवाया अभी तक? हाँ डॉक्टर साहब, मैं टेस्ट कराया था, नसें कमजोर बता रहे हो। हमारा आपका हमारा ही नहीं हुआ। सर मेरी सलाह रहेगी आप एक बार अपने एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से मिलिए। जिस टाइप का दर्द आप बता रहे हो, अगर सियाटिका है और आप जो बता रहे हो उसमें सियाटिका ही ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे नर्व कंप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नर्व कंप्रेशन में अक्सर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। नर्व कंप्रेशन में अक्सर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है किस लेवल की दवाइयाँ चल रही हैं, कौन सी दवाइयाँ चली हैं, कितनी डोज तक, हाई डोज तक दवाई दी गई है, वो भी हमें जानना जरूरी है। तो इस चीज के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन से आप जरूर मिलें या स्पाइन सर्जन से जरूर मिलें। पर मेरी सलाह रहेगी अपने एमआरआई के लिए एक बार प्लान करवाएं। वो एक हमें एक डिटेल इंफॉर्मेशन दे पाएगी कि हमारे नर्व कितनी दर्द में है, कितनी कंप्रेशन में है, कितना उस पर दबाव है। अकॉर्डिंगली हम उसके आगे प्लान कर सकते हैं कि हमें उसमें क्या आगे दवाई बढ़ानी है, किस टाइप की दवाई बढ़ानी है और क्या हमें उसमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। लंबा चलता हुआ दर्द जो है वो। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे विटामिन B12 की कमी बताई थी, B29 दवाई ले रहा हूँ मैं। देखिए विटामिन डी और विटामिन बी की कमी से आपको अगर रिप्लेसमेंट आप उसकी दवाई अगर ले रहे हो उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो रिप्लेस कर जाएगा। पर अगर उसके बावजूद आपको दर्द हो रहा है तो हमें देखने की जरूरत है। नर्व का पेन एक ऐसा पेन है जो अगर एक बार कंटिन्यू रह रहा है तो हमें नर्व को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म अगर हमने नर्व का पेन वो बियर करा और उसके बाद उसमें नर्व में डैमेज आया, पैर कमज़ोर हो गया, तो फिर वो चीज़ ऑपरेशन के बाद भी अक्सर रिवर्सिबल नहीं हो पाती है, पूरी तरह उसमें आराम नहीं आ पाता है। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी आप तुरंत अपने लिए एक एमआरआई प्लान करें और अपने स्पाइन सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन से तुरंत एक बार वापस लें। मैं अगर 5 मिनट भी खड़ा रह जाता हूँ तो मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं। मैं सुन नहीं पाया, फिर से एक बार बताइए। 5 मिनट भी अगर एक जगह खड़ा हो जाऊं तो नीचे पैरों में, गट्टे के नीचे सुन्न हो जाते हैं दोनों पैर। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हमारा दबाव ज्यादा होगा कमर में जो हमारे पैर की नस को दबा रहा है, तो बिल्कुल 4-5 मिनट में भी हमें दर्द बढ़ सकता है। आप थोड़ी देर बैठोगे तो अक्सर उसमें आराम आता है। और जहाँ पे आप लंबा चलने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप खड़े होंगे, वहाँ पे तुरंत आपको ये समस्या वापस आ सकती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर राजेश मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि कई दफ़ा कुछ लोगों में देखा जाता है बैठे बैठे पैर सुन्न हो जाना या फिर सोते सोते अचानक से जैसे पैर की नसें हैं कहें या फिर उंगलियां कहें सिकुड़ जाना, तो क्या ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि कोई दिक्कत आपकी बॉडी में है? एक्चुअली ये नर्व कंप्रेशन, जैसे हम अभी बैठे हुए हैं तो सियाटिक नर्व होता है, तो कभी कभी ऐसे कंप्रेस हो जाता है तो वो नॉर्मल चीज़ भी होता है, वो कोई ये नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क जैसे बोलते हैं L5, S1, L4, L5, उस कंडीशन में जब नर्व कंप्रेशन होता है तो नर्व क्या है, नर्व एक जस्ट इलेक्ट्रिक वायर के जैसा होता है, तो वहाँ पे जैसे कंप्रेस होता है और वो नर्व कहाँ तक पूरा, डर्मेटोम बोलते हैं, मायोटोम बोलते हैं। डर्मेटोम का मतलब जो स्किन को सप्लाई करता है, मायोटोम मतलब जो मसल्स को सप्लाई करता है। तो उस अलोंग में जो पीछे से उसका कोर्स होता है जो हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी में, तो उसके अलोंग पीछे से बोलेंगे कि टिंगलिंग नमनेस टाइप का होता है, झिनझिनी होता है, इस टाइप से होता है। तो अगर वो परसिस्ट करता है तो वो PIVD की वजह से होगा। लेकिन थोड़ा मोमेंट के लिए अगर आता है, सोए रहते हैं, जैसे कभी कभी हमें किडनी के आसपास चोट लगता है, यहाँ पे वहाँ पे अल्नर नर्व होता है, तो वहाँ पे झिनझिनी आता है, हमें छोटा वाला 4th एंड 5th फिंगर में आता है झिनझिनी, तो वो नॉर्मल चीज़ होता है। लेकिन अगर परसिस्ट करते रहता है तो फिर उसको इवेलुएट करना चाहिए डॉक्टर से। हमारे साथ एक कॉलर है गुड़िया देवी पटना से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। गुड़िया देवी जी सवाल अपना पूछ सकती हैं आप। हाँ मैं पूछना है ना कि भाई साल भर से मैं, मेरा एक अंगूठा हाथ का जो है वो मुड़ता नहीं है, दर्द का दवाई मिल रहा है मैम, और बहुत सा हम घरेलू इलाज किए मैम, डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, मुड़ता नहीं है वो अंगूठा आपका मुड़ता नहीं है बहुत साल से? हाँ 1 साल से मैम। 1 साल से जी। कोई काम नहीं हो पाता, नहीं नींबू, नहीं कोई सामान, नहीं बर्तन मांजने में बनता है। अच्छा आपका एज पहले कितना है ये बताइए आप?
मेरा एज है सर 42 साल। अच्छा, चोट लगी, कुछ हुआ है आपको? नहीं सर, यही बात का तो हमको हैरान अच्छा, है। ठीक है, ठीक है। और उसका आपको थायराइड वगैरह है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह कुछ? नहीं सर, ऐसा मेरे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, और अंगूठा में कोई कमजोरी है आपको? अंगूठा में कोई दिक्कत नहीं है सर, शुरू से मेरा कुछ भी नहीं था, एक बैग हो गया है। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद ये चीज बताइए, अंगूठा जब सीधा करते हैं तो टक से सीधा होता है या कैसे होता है? नहीं, जब ये टाइट रहता है सर, जब हाथ पकड़ कर हम अपने दूसरे हाथ से मोड़ते हैं ना उसको, तो वो मुड़ जाता है। हाँ, वो कभी कभी टक से सीधा होता होगा मेरे ख्याल से, वो आप जैसा बोल रहे हैं। और हाँ, मुड़ जाता है सर। अगर कोई काम अगर कर रहे हैं तो टेढ़ा हो जाता है, तो सीधा नहीं हो पाता है जल्दी। उसको बेसिकली जैसा आप बता रहे हैं, उसको ट्रिगर फिंगर बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ट्रिगर फिंगर में वेट करना रहता है। और कभी कभी इनफैक्ट जैसे आपको ये है, अगर थायराइड का जांच कराएंगे, रिमेटॉइड वगैरह का, तो कभी कभी रिट्रोस्पेक्टिव निकलता है, मतलब पता चलता है, इसे ब्लड शुगर वगैरह है तो इसका मेरे जैसा आप बता रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ फ़ोन पे ये बात करके आपसे, कि ये ट्रिगर फिंगर होगा। ट्रिगर फिंगर में वेट करते हैं सबसे पहले, अगर 1 साल में ठीक नहीं हो रहा है तो अंगूठा के पास एक इंजेक्शन लगाना होता है, स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन। और उसके बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो छोटा सा सर्जरी भी करना पड़ता है। तो आप बेटर है कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से जब मिलेंगे, वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको बताएंगे क्या है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, चित्रंजन हमारे साथ वेस्ट बंगाल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल अपना पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार सभी डॉक्टरों को, आपको भी जी। मैं 2-3 बार साइकिल से गिर चुका हूँ जी। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा बायां और दाहिना दोनों पाँव में दर्द रहता है और मैंने 2-3 बार गिर चुका हूँ। एक बार हॉस्पिटल का फ्लोर में गिरा हूँ राइट साइड, और साइकिल से भी 3 बार गिरा हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था। अभी थोड़ा रात में सोने का समय हमारा प्रॉब्लम करता है। जी डॉक्टर वरुण, ऐसा है, यदि आपके पाँव में कोई समस्या है तो 2 चीज़ें होती है जिनका ध्यान देखना होता है। एक तो अगर आप सिगरेट पीते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके मेरे पास कोई नशा नहीं है। अच्छा, तो एक तो 2 चीज़ें होती हैं जो आपकी समस्या कर सकती हैं। एक तो नसों की, जिसमें पूरे हमने सेशन में आप सबसे बात की। दूसरा हम वेस्कुलर इनसफिशिएंसी कहते हैं, यानी खून का दौरा पाँव में कम हो जाता है। तो उसके लिए डॉपलर की जांच होती है, जिससे पता चलता है कि खून का दौरा कम है। तो हम उसका एक अलग इलाज होता है, जो अलग किस्म से हम इलाज करते हैं वेस्कुलर इनसफिशिएंसी के लिए। तो दोनों चीज़ों की आपको जांच करानी होगी। क्या नसों का है, नसों के लिए NCV, EMG और उसके लिए डॉपलर जांच, ये कुछ जांच होती है जिससे हमें पता लगता है कि समस्या कहाँ है। वो जो समस्या होती है उसी के हिसाब से फिर हम आगे का इलाज करते हैं। सर, ये कौन सा डॉक्टर का पास जाना चाहिए इसका इलाज? आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, किसी के पास भी जा सकते हैं। ये तीनों व्यक्ति इन जांच को करा सकते हैं। अच्छा, क्या जांच है, उसका नाम क्या बोले सर? हैं जी, नाम, जांच का नाम थोड़ा बता दीजिए एक बार। जांच का नाम, जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जो ज़रूरत होगी उतनी ही जांच कराएंगी। मैंने कुछ जांच के नाम लिए, उसके अलावा भी उन्हें ज़रूरत होगी, वो आपके खून के दौरे को भी फील करके देखेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कौन सी जांच करानी है। तो आप उनसे, आप अपने यहाँ के पड़ोस में जो भी ये डॉक्टर हों उनके पास चले जाएं और वो जो जांच कहें, जैसे मैंने कुछ बतलाई जांच, हो सकता है इससे कम करनी पड़े, इससे ज़्यादा करनी पड़े, तो वो जांच करा के डायग्नोसिस करवाएं, ताकि आप बार बार इस तरीके से जो गिर जाते हैं वो नहीं हो। फिर हाँ सर, आपका एक बता रहा हूँ, मेरा दाहिना हाथ का कान का पास से लेकर जॉइंट तक एक पेन भी होता है, ये किस लिए? जी आपकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है हमें। हाँ, बोल रहे थे सर जी, मेरा 2-3 दिन से ये गर्दन में दाहिना तरफ थोड़ा पेन होता है, कान का नीचे से लेकर ये हाथ का जॉइंट में जी, ये भी होता है। आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को दिखला दीजिए अगर गर्दन में भी पेन है तो। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं राकेश कुमार बरेली से। राकेश जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। राकेश जी, प्रमोद बोल रहा हूँ मैं, प्रमोद सत्यनारायण जी, सवाल पूछिए सर अपना। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। ये मेरी पीठ से लेके कमर तक पीछे काफी दर्द होता है और मैं ज्यादातर बैठ नहीं पाता हूँ।
जी ज्यादातर राजेश। दिखाता हूँ। जी कहाँ से कहाँ तक दर्द होता है आपको? है जी, कहाँ से कहाँ तक दर्द बता रहे हैं आप? ये पीठ से कमर तक दर्द होता है। पीठ में मतलब पीठ के लोअर वाला, नीचे वाला हिस्सा में बोल रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा में बोल रहे हैं? नहीं, ये पीठ में जो ऊपर का हिस्सा है, अच्छा। पीठ से लेके नीचे तक, अच्छा अच्छा फिर कमर के पास तक होता है। अच्छा। आपका एज कितना है सबसे पहले? ये मेरा 60 प्लस है। कितना? 60 प्लस? 60 प्लस। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई कितना दिन से दर्द है आपको ये लगभग? ये तो डॉक्टर साहब काफी टाइम है इसको, काफी टाइम है। अच्छा, तो आप अगर काफ़ी टाइम से 60 के एज में आप हैं तो सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप डॉक्टर से मिलिए। आप लंबा टाइम कमर का दर्द इतना दिन तक होना बहुत सारा रीजन होता है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से प्रॉपर इवेलुएट करना चाहिए, आपको लोकल डॉक्टर से ही मिलना चाहिए। जी, तो किस डॉक्टर से मिलना है? आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल सकते हैं, स्पाइन सर्जन से मिल सकते हैं और न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन से मिल सकते हैं आप। मैं 60 के एज में इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि एक तो पहले स्क्रीनिंग करके देखते हैं, एक्सरे करके। रेयरली कभी कभी मेलिग्नेंसी वगैरह का भी संभावना होता है, रेयरली मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो 60 केज में लॉन्ग टर्म बैक पेन इवेलुएट करना, प्रॉपर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करना, सब कुछ उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और अपने मन से मेडिसिन भी नहीं लेना चाहिए ऐसे केस में, खास करके फिजियोथेरेपी भी इनफैक्ट एडवाइस नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस की प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं कंफर्म हो। जी जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर नीरज, वक्त बहुत कम है, लेकिन अगर हम कुछ संदेश देना चाहें अपने दर्शकों को जागरूकता के मकसद से, तो क्या आप देना चाहेंगे? कमर दर्द से किस तरह से बच सकते हैं? प्रिकॉशंस क्या कुछ रहेंगे कि हमारे जीवन में ये दिक्कत ही ना पेश आए? इसमें अगर कमर दर्द से बचना है, अभी कमर दर्द को अगर हम ले लें थोड़ा सा ऊपर तक, स्पाइन ये एक ही होती है, गर्दन से नीचे तक, तो अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हैं तो केयर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर मॉर्निंग में उठते हैं, उठने के बाद अगर अपने लिए 10 से 15 मिनट निकाल सकते हैं, जिसमें कि स्पाइन की एक्सरसाइज है, सिंपल एक सूर्य नमस्कार होता है, अगर आप शुरू से करते आ रहे हैं तो स्पाइन की जितनी मस्कुलर प्रॉब्लम है वो आपको ऐसा फोल्ड होता है कि उसमें आपके प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, आपका जो सिटिंग पोस्चर है, मैंने कई बार देखा है कि जो चेयर होती है कई बार थोड़ी सी टिल्टेड होती है जी, वहाँ पे बैठने की वजह से कि कमर में एक डिसबैलेंस होता है और पेन होने लगता है। इसमें जैसे देखेंगे कि कोई इसको फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या कोई लैंग्वेज रहते तो ऐसे लोगों को ज़्यादा पेन होता है, और वही सेम सिचुएशन इस कंडीशन में आती है अगर कोई सिटिंग करते हैं तो। जी। दूसरा, एक बहुत कॉमन जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि बैठे बैठे पैर की नस हो जाती है और रात को सोते कई बार क्रैम्प हो जाते हैं, तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें दो चीज़ें बहुत फाइंड आउट होती हैं, एक तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जिसमें कि मिनरल डिसबैलेंस मिलता है, तो नाइट में मटरल क्रैम्प होता है, कॉन्स्टिपेशन मिलता है, कॉन्स्टिपेशन अगर सीवियर है तब भी ऐसा होने लगता है, और एनीमिक केस होते हैं जिसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अगर किसी को ऐसे केसेस में तो आप या तो देख सकते हैं जैसे कि न्यूट्रिशनल, इसका सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ये है कि जो सीजनल में फ्रूट आ रहे हैं, रेयर फ्रूट्स होते हैं, जैसे कभी फालसा दिखता है और चेरी दिखती है, या छोटी जो कभी कभी दिखते हैं, कम फ्रूट्स होते हैं और थोड़ी मात्रा में लेकर लेते हैं, तो वो भी हमारे न्यूट्रिशन को अच्छा, मिनरल को मेंटेन कर देते हैं। अगर आप इनको करते रहते हैं तो आप इस वाली सिंपल बीमारी से बच सकते हैं। अगर बैठे बैठे पैर सो जा रहा है तो एक तो कमर का हो सकता है, दूसरा इसमें बहुत कॉमन है कि हीमोग्लोबिन वाले पेशेंट मिलते हैं, ब्लड जिनका कम होता है। जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान आपने दिया और साथ ही साथ अपनी कीमती राय जो है शेयर की। डॉक्टर राजेश, डॉक्टर वरुण, डॉक्टर सौम्य, डॉक्टर नीरज, राहुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हेल्दी इंडिया में आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई समस्या के साथ, निश्चित तौर पर समाधान भी लाएंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।